हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली एक और टेक्निक क्रोमैटोग्राफी का जिक्र करेंगे और क्रोमैटोग्राफी को स्टडी करेंगे कि ये क्या टेक्निक है, किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके कितने फेजेस हैं, कितनी टाइप्स हैं और आखिर में देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम क्रोमैटोग्राफी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्रोमैटोग्राफी है क्या। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जब भी हमारे सामने कोई एक चीज आती है, कोई एक कंपाउंड आता है या मिक्सचर आता है, तो एक्चुअली वो ओनली किसी एक चीज पर मुश्तमिल नहीं होता, उसके अंदर कई किस्म के कंपोनेंट मिक्स हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सिर्फ ब्लैक इंक का मैं एक डॉट लगा दूं इधर, इस ब्लैक इंक का ये एक जो डॉट है ना, ये सिर्फ एक ब्लैक इंक नहीं है, इसके अंदर कई कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर मिक्सचर करके एक ब्लैक इंक बना है। अब मैं चाहता हूं कि इन मिक्सचर्स को मैं इसके अंदर ब्लैक इंक के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन सबको मैं अलग करके देखना चाहता हूं। तो उस पर्पस के लिए मैं जो टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, मैं जो तरीका इस्तेमाल करूंगा वो होगा क्रोमैटोग्राफी का तरीका। राइट जी, यानी क्रोमैटोग्राफी वो तरीका है जिसकी मदद से हम किसी भी एक कंपाउंड जो हमें दिया गया है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हम उन कंपोनेंट्स को आसानी एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। किसने ये टेक्निक मुतारफ कराई थी जी? दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल टेस्विथ इन 1901। 1901 में माइकल टेस्विथ ने इसको पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल। उस वक्त वो क्लोरोफिल की कंपोजिशन के ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर स्टडी कर रहा था कि इसके अंदर क्या क्या है। तो उस दौरान उसने ये टेक्निक मुतारफ करा दी और क्लोरोफिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड को वो अलग अलग करने में कामयाब हो गया था। लिहाजा उसी के नाम से आज तक 1901 से लेकर अब तो ये बहुत एडवांस हो चुकी है और जनाब इस वक्त जो है दुनिया के बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और बायोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है ये इस्तेमाल हो रही है। देखते हैं जी फेजेस कितने हैं जी क्रोमैटोग्राफी के, कैसे हम करते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक्चुअली दो फेजेस पर मुश्तमिल होती है। एक होता है स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज समझ लें कि एक रोड है, राइट। स्टेशनरी फेज इज लाइक अ रोड, ये एक रोड होता है और मोबाइल फेज इसके ऊपर चलने वाली गाड़ी है। ठीक है ना। स्टेशनरी फेज इट इज अ नॉन मूविंग फेज। रोड अपनी जगह पर टिका रहता है, राइट। इट्स अ नॉन मूविंग फेज यूज्ड फॉर एब्सॉर्बिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स विद मोबाइल फेज। अब ये एक रोड है जिसके ऊपर हमने एक गाड़ी रखी है, राइट, और उस गाड़ी को हम किसी चीज के साथ धक्का मरवाकर आगे ले जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड इट कैन बी अ लिक्विड लाइक सिलिका जेल, फिल्टर पेपर और टिश्यू पेपर इवन, और या फिर ये लिक्विड हो सकता है या सॉलिड थे ये तीनों, या लिक्विड हो सकता है, सिलिकॉन है, ग्रीस है या पैराफिन है। इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लिक्विड भी स्टेशनरी फेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी सेमी लिक्विड या लिक्विड की बात करें, और सॉलिड भी इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर ये जेल स्टेट में भी इस्तेमाल होते हैं, सॉलिड स्टेट में, जैसे फिल्टर पेपर है, आपका टिश्यू पेपर है, ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो है मोबाइल फेज मूव नहीं करता, सिर्फ अपनी जगह खड़ा रहता है और इसका काम होता है कि ये स्टेशनरी फेज जो है ये मूव नहीं करता और ये मोबाइल फेज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्सॉर्ब करके आगे जाने का मौका देता है। दूसरा है जनाब मोबाइल फेज, जैसे मैंने कहा ये मूव करता है। इट इज मूविंग फेज ऑन द स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज के ऊपर चलने वाली वो गाड़ी है, मूविंग फेज है। एंड इट कैन बी आल्सो इन टू स्टेट्स लाइक अ लिक्विड लाइक एसीटोन, वाटर, एंड इट कैन बी अ गैस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या CCl4 टेट्राक्लोराइड। इस तरह की कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो CCl4 भी इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि मोबाइल फेज के तौर पे काम करती हैं। मोबाइल फेज याद रखिएगा या लिक्विड होता है या गैस होता है, जबकि स्टेशनरी फेज जो है ये सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड होता है या किसी हद तक थोड़ा बहुत लिक्विड भी हो सकता है।
तो ये इस तरह से दो इसके अंदर फेजेस यूज होते हैं। और यहां एक बात नोट करने की है कि इन क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। ये बात भी अहम है इस क्रोमेटोग्राफी के हवाले से कि जनाब ये कंपोनेंट जो हम इस तरह से स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को यूज करके हम किसी चीज के अंदर से उनके कलर को सेपरेट कर रहे हैं, चीजों को कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, इसमें चीजें अलग होती क्या हैं? तो सबसे पहले तो होता है जनाब सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी से मुराद आप मुझे अच्छी तरह मुझसे ज्यादा जानते हैं केमिस्ट्री में कि जनाब सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज की एक कंपोनेंट्स की किसी लिक्विड के अंदर सॉल्व होने की जो सलाहियत है उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज जो है, कोई कंपोनेंट जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो तभी वो उसके साथ आगे मूव करेगा, अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो वो आगे मूव नहीं कर देगा। और दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर वेट, अगर हैवी चीजें होंगी तो वो स्लो मूव करेंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। और इसके मुकाबले में अगर चीजें जो है वो छोटे मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो वो डेफिनेटली तेज मूव करेगा। तो ये है जनाब आपको बेसिक क्रोमेटोग्राफी के फेजेस और नोट मैंने आपको बताया। अब चलते हैं जनाब इसकी टाइप्स के ऊपर। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी इज combination of two Greek words, chroma mean color and graphene mean to write or to separate, yani separating the color you're in a compound, in a mixture. There are two main types of chromatography. Number one is paper chromatography, number two is column chromatography. पहले डिस्कस करते हैं जी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम स्टेशनरी मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर फिल्टर पेपर या टिश्यू पेपर या ऐसा कोई पेपर वगैरह होता है जिसकी वजह से हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं जी पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम करते क्या हैं और ये टेक्निक कैसे होती है। लेट डिस्कस इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर के एक कोने पर हम अपना गिवन सैंपल डालते हैं। फिल्टर पेपर के एक कोने पर हमने गिवन सैंपल डाला और एक रॉड की मदद से इस फिल्टर पेपर को किसी बीकर के अंदर मौजूद जो हमारा मोबाइल फेज है, और अमूमन हम या पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर ज्यादातर एसीटोन, पेट्रोल और ऐसी चीजें जो कि इजीली जो है वो कैपिलरी एक्शन से जा सकती हैं, ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ हमने एसीटोन को इस्तेमाल किया जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये हल्का होता है, बहुत तेजी के साथ मूव करता है तो रिजल्ट जल्दी देता है। अब जो हमने इसके अंदर पेपर लटकाया और जिसके ऊपर हमारा सैंपल है, एक अहम बात याद करने की ये है कि ये सैंपल जो मोबाइल फेज है ना उसमें टच नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा उससे ऊपर होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऊपर करके जब हमने इसको थोड़ी देर के लिए सेटअप को रख दिया तो जैसे ही रखते कैपिलरी एक्शन के जरिए ये जो मोबाइल फेज है, ये जो एसीटोन है, ये फौरन कैपिलरी एक्शन के जरिए इस जो टिश्यू पेपर हमने रखा है या जो हमने फिल्टर पेपर रखा है उसके अंदर पानी की कैपिलरी एक्शन के जरिए, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स मौजूद हैं, उनसे ऊपर जाना चाहेगा और जैसे ही ऊपर मूव करेगा तो रास्ते में इसके हमारा सैंपल आएगा और ये अपने साथ साथ उस सैंपल को भी धक्का लगा के ऊपर ले जाएगा। यहाँ रिजल्ट के बाद कुछ दिखाया गया है कि जैसे ही ये मोबाइल फेज ऊपर की तरफ मूव करेगा इस फिल्टर पेपर में से, तो ये अपने साथ इस सैंपल के अंदर मौजूद चीजों को भी बहाकर ऊपर की तरफ ले जाएगा, मूव कराएगा। और देख लें कि यहाँ जो चीजें हैवियर हैं वो स्लो मूव करेंगी, जो मॉलिक्यूल हैवियर है, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है वो स्लो मूव करेगा, जिनका कम मॉलिक्यूलर वेट है वो तेज मूव करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जनाब सबसे नीचे वही रेड कलर रह गया, उसके ऊपर जो पहला कलर सेपरेट हुआ वो ब्लू है, उसके ऊपर जनाब ग्रीन है, उसके ऊपर ब्लैक है। ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल सबसे हल्के थे इसलिए वो तेज आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो यूं देखेंगे इसके एक रेड जो हमारे पास इंक थी उसके अंदर मौजूद ये कलर जो है इजीली एक दूसरे से सेपरेट होने लगे। अगर हम इसे मजीद छोड़ेंगे और टाइम देंगे तो यहाँ पर ये और मजीद बढ़ता जाए। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फिल्टर पेपर है, हमारा सैंपल है और एसीटोन जो सोल्यूशन, एसीटोन का जो लिक्विड है जो इसके अंदर मूव कर सकता है कैपिलरी रिएक्शन से। यूं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए बहुत सारी चीजों को अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी के यूरिन के अंदर अगर कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद है, किसी को खुदा न खास्ता कोई टॉक्सिन दिया गया है या कुछ और ऐसी चीज है तो यूरिन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ये जो तरीका है वो क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर कोई टॉक्सिन या कोई जहर किसी को दे दिया गया है वो उसके ब्लड में सैंपल के तौर पे मौजूद होगा, उसको भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
ये है जनाब कॉलम क्रोमेटोग्राफी का तरीका, और ये हमारा रिजल्ट यहां पर निकल आता है। इसे हम चेक करके उसका जो है वो स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है जनाब कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है बिल्कुल टेक्निक तरीका वही है, लेकिन इसके अंदर हम एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा ग्लास ट्यूब या स्टील की बनी हुई एक लंबी सी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, और इस ट्यूब के एंड पर हमने जो है वो एक टार्क लगाया होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। समझ लें कंट्रोलर होता है जो कि इसकी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इसमें हम स्टेशनरी फेज को जो है वो नीचे डालते हैं, उसके ऊपर हम अपना सैंपल रखते हैं, और सैंपल के ऊपर हम अपना मोबाइल फेज डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास स्टेशनरी फेज मौजूद था इस ग्लास ट्यूब के अंदर, हमने इसके ऊपर अपना जो है वो सैंपल डाल दिया। सैंपल डालने के बाद हमने इसके ऊपर मोबाइल फेज डाला। अब ऊपर से मोबाइल फेज जैसे ही नीचे मूव करना शुरू करेगा नीचे की तरफ, जब हम इसको ढीला करेंगे, रास्ता देंगे इसको मूव करने के लिए, तो ये मोबाइल फेज नीचे की तरफ मूव करते हुए अपने साथ इस सैंपल के मॉलिक्यूल्स को भी मूव करवाता ले जाएगा। तो इस तरह से अगेन वही तरीका होगा, जो मॉलिक्यूल छोटे होंगे, लेस मॉलिक्यूलर वेट होंगे, वो तेज मूव करेंगे, और जो भारी होंगे वो स्लो मूव करेंगे। अब यहां हम देख सकते हैं कि जो रेड वाले कलर थे वो सबसे तेज मूव कर रहे थे, वो बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं। ब्लैक वाले यहां से जा रहे हैं, और ग्रीन वाले अभी तक यहां मौजूद हैं। इस तरह ये भी जो है मॉलिक्यूलर वेट या शेप ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जैसे जैसे हमारा जो है वो मोबाइल फेज नीचे की तरफ जाता जा रहा है, वो अपने साथ इन मॉलिक्यूलों को ले जाता है। अब यहाँ फायदा ये होता है कि हमने नीचे की तरफ जो है वो एक बीकर रखा होता है, और जो जो मॉलिक्यूल नीचे आता जाता है हम उसे बीकर में इकट्ठा करके अलग करते जाते हैं, और बाद में उसकी टेस्टिंग करके उसके बाकी चीज़ों को चेक करके उस सैंपल का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ शामिल थी। तो इस तरह से हम ज्यादातर याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उनको अलग करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जी। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं जी। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, ब्लड इन यूरिन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड टॉक्सिन इन द ब्लड और यूरिन। ये तमाम जो चीजें हैं ये तो बहुत पुराने तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इन चीजों का ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर या क्लोरोफिल के पार्ट्स का हम इजीली पता लगा सकते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है, जो कि आने वाली जो है बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होने लगी है और अहमियत की हामिल हो चुकी है जी। तो ये तो था थोड़ा बहुत क्रोमेटोग्राफी के मतलब। अब हम थोड़े से अपने जब इलेक्ट्रिक एंड पर एनएमडीकेट और ईटा से रिलेटेड जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो एनएमडीकेट के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जनाब सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड टेक प्लेस बाय। जब फैटी एसिड को हमने क्रोमेटोग्राफी से उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना हो तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे उसमें हम गैस क्रोमेटोग्राफी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये एक टेक्निक है गैस। मैंने आपको बोला था कि मोबाइल फेज उसमें गैस होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए उसे हम अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिका जेल जी इज यूज्ड इन। सिलिका जेल जी जो है वो किस में यूज होता है, तो वो यूज होता है जनाब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। थिन लेयर में क्रोमेटोग्राफी का एक और तरीका है जिसके अंदर हम जो है वो सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इन जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी डैश इज एल्यूटेड फर्स्ट फ्रॉम द कॉलम। कॉलम से सबसे पहले, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का तरीका है। तो जेल जहां परमिशन हम लगाते हैं उसमें सबसे पहले कौन सी चीज जो है वो कॉलम से नीचे निकलेगी, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले वहां बिगर मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, नॉर्मली यहाँ हल्के मॉलिक्यूल आते हैं लेकिन यहाँ सबसे बिगर मॉलिक्यूल पहले आएंगे। बोथ सॉलिड लिक्विड मटेरियल्स इन कॉलम इज नोन एज। किसी एक कॉलम के अंदर जो सॉलिड लिक्विड सारे मटेरियल हमने डाले हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम बेड वॉल्यूम कहेंगे। ये पूरे का पूरा बेड वॉल्यूम है। इस तरह से इन एमसीक्यूज को आप अपने पास कॉपी कर सकते हैं और फ्यूचर में अपनी रजिस्टर के ऊपर नोट कर सकते हैं ताकि आप जो है इन्हें याद कर सकें और आगे आने वाले इंशाल्लाह एनएमडीकेट टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।